Good morning everyone. Welcome to your physics class. Today we are going to study some questions related to electric charges and fields chapter. In this series, it is our first question. This question is asked in CBSE 2020 examination. Alright, so let's see what was that. An electric field is uniform and acts along positive x direction in the region of positive x, alright, and with same magnitude and acts along negative x direction. Having the same magnitude, the electric field acts along negative x direction in the region of positive x. Negative x मतलब पॉजिटिव x के डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता है वो उसकी वैल्यू दी है. देखिए यहाँ वैल्यूज दी है 200 न्यूटन पर कूलम, वो पॉजिटिव की दिशा में लगेगा. लेकिन जब हम निगेटिव एक्सिस की तरफ जाएंगे यानी निगेटिव एक्सिस की तरफ, तो वैल्यू E इक्वल्स टू -200 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और ये निगेटिव एक्सिस की तरफ लगेगा, मतलब ठीक अपोजिट लगेगा. बस यही बताया है इतने क्वेश्चन में. नाउ a right circular cylinder of 20 centimeter length, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है 20 सेंटीमीटर लेंथ का and 5 centimeter radius is placed as shown in the figure. ये 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस भी दिया है. इसको हमने इसी अरेंजमेंट में, इसी फील्ड में जो पॉजिटिव एक्स की तरफ भी लगे और उसी समय में निगेटिव एक्स की तरफ उल्टी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, ऐसे अरेंजमेंट में हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर प्लेस किया. देखिए यहाँ फिगर एक सिलेंडर दिख रहा है. इसको इस तरह से प्लेस किया गया है कि इसका जो सेंटर है यहाँ की ओरिजिन पे यहाँ पे ऐसे लाई कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि अगर ये 20 सेंटीमीटर लंबा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर का है. पहली चीज. दूसरी चीज, ये एक्स एक्सिस जो है हमारी, ये उस सिलेंडर की भी एक्सिस है, जिससे कि वो इस जो ओरिजिन से हम इसकी जो एक्सिस लेंगे, अब इसकी रेडियस भी एक्स एक्सिस के, मतलब जो इसका सेंटर है वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, दोनों की एक्सिस कोइंसाइड कर रही है, तो यही रेडियस हमारे ये कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है. ठीक है, तो अब हमसे इतनी डिटेल देने के बाद ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखते हैं. हमें निकालना है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, पहला. दूसरा हमें निकालना है नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर. तो इतनी सारी डिटेल दी है. तो सबसे पहले हमें जब भी फ्लक्स निकालना होता है तो हम किसी भी, अगर मान लीजिए कोई एक रीजन हमें दिया है तो हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर. तो अगर हम यहाँ पे किसी भी समय एरिया वेक्टर देख रहे हो तो हम किधर का एरिया वेक्टर देखेंगे, इस सिलेंडर के केस में. एक एरिया वेक्टर जो इस वाले फ्लैट सरफेस पे मैं बना देता हूं, एक ये होगा सरफेस, एक ये सरफेस होगा, एक हमारा ये जो कर्व सरफेस है ये होगा. तो 3 सरफेस हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी और दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है 5. तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट. अब आप खुद सोचिए कि हमें क्या कोई डॉट प्रोडक्ट या फिर हम कहते हैं कि क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कर्व सरफेस के अलोंग दिया हुआ है? नहीं. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो इस हाफ में दाएं तरफ है, इस हाफ में बाएं तरफ है. अब एरिया वेक्टर की बात करते हैं. मान लीजिए चूंकि ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसका जो यहाँ का फ्लैट सरफेस होगा, जो राइट साइड का और जो लेफ्ट साइड का, इन दोनों के भी सरफेस एरिया तो बराबर होंगे. ठीक है, फिलहाल हम केवल उस वेक्टर को ट्रीट करेंगे जो इसके अलाउंग लगेगा. तो एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, ए वेक्टर अगर मैंने डिनोट किया तो ऐसा कुछ परपेंडिकुलर, इधर वाले के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. लेकिन जब हम कर्व सरफेस की बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा. मैंने मान लिया, इसको कह दिया ए डैश वेक्टर. अब इस समय में ए डैश हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे है, चाहे हम आधे इस रीजन को ले या हम आधे इस रीजन को ले. और जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में
एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा कॉस 90 0, यानी हमारा कोई भी फ्लक्स इससे नहीं निकल रहा होगा, यानी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व सरफेस एरिया विल बी 0। तो हमारा इसको हमको काउंट नहीं करना है, केवल दो सरफेस अब हमारे पास बचते हैं, लेफ्ट वाला फ्लैट सरफेस और राइट वाला फ्लैट सरफेस। तो हम केवल उसी के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फ्लैट सरफेस में राइट वर्ड इट इज 0 डिग्री, इन लेफ्ट वर्ड इट इज ऑल्सो 0 डिग्री, सो cos 0 1, यानी हम केवल E और A के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन भी ले लेंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। बस यही हमें करना है। तो चलिए, सबसे पहले एरिया की जरूरत होगी, एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस एट एंड्स, दोनों में ही सेम होगा तो किसी भी एक के लिए निकाल लें। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर सरफेस होगा तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर इज रेडियस, रेडियस 5 सेंटीमीटर में है तो हम इसको स्क्वायर भी करते हैं, बाद में इसको मीटर में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, इट इज ऑलमोस्ट 78, आई थिंक 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको मीटर स्क्वायर में लेते हैं तो ये आ जाएगा 78.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गया। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला हाफ सिलेंडर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन के साथ वो पॉजिटिव है। इधर वाला जो है, जब हम लेफ्ट देखते हैं तो ये निगेटिव है, लेकिन ओवरऑल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है तो हम यहाँ पे 200 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इट इज फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट फ्लैट सरफेस फाई ई, मैं इसको फाई ई फर्स्ट फ्लैट सरफेस कहता हूं, प्लस फाई ई, इस वाले रीजन को मैंने कहा फर्स्ट, इस वाले को, ये जो कर्व वाला इसको मैंने कहा सेकंड, और इस वाले को मैंने कहा थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। हमको पता है कि ये वाला क्या होगा, 0 होगा, सेकंड वाला कर्व वाले पार्ट से। सो वी कैन से दैट दिस एंड दिस विल कंट्रीब्यूट, और दोनों ही सेम है। कितने हैं, क्योंकि दोनों E इंटू ए ही होने वाले हैं, E डॉट ए कॉस 0, तो E इंटू ए, तो E मल्टीप्लाइड बाई एरिया दोनों का सेम है, EA प्लस EA, we can say it is 2EA. Now put the value of E, the magnitude of 200 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई, और देखिए 2 है तो मैं 2 इंटू कर लेता हूं, और एरिया, अब देखिए एरिया अभी हमने निकाला 78.5 इंटू 10 टू द पावर -4, मल्टीप्लाइड बाई 78.5 इंटू 10 पावर -4। जब हम 2 0 हटा देते हैं, 10 पावर -2 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 78.5, तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है वैल्यू 3.14 के अराउंड, 3.14 फिर से आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड, अब ये कुछ नहीं बचेगी क्योंकि 10 पावर -4, ये 2 0 इसने गया और 2 0 जो आया था 314 आ रहा था लगभग, उसको हमने 3.14 बना लिया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फ्लक्स की हमने यूनिट लिख दी। अब देखिए, ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है हमारे क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, दूसरा पार्ट है। नेट चार्ज प्रेजेंट निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है, आपको याद हो अगर गॉस लॉ सेज दैट द टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट, तो फाई इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे
मैं ये क्वेश्चन आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को ये दोनों को इरेज कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट के लिए फॉर टोटल चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ टोटल फ्लक्स phi E is equals to total charge divided by epsilon naught. So total charge is equals to phi E multiplied by epsilon, any total flux multiplied by epsilon naught. So it is total flux is this 3.14 multiplied by epsilon naught 8.85 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां से कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी, कूलम्स में आएगी क्योंकि बाकी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये आ जाएगा 2.8 के अराउंड में, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम्स। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिए। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज फ्रॉम 2019 पेपर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CBSE 2019 पेपर। 2 large parallel plane sheets have uniform surface charge densities plus sigma and minus sigma. Determine the electric field between the sheets, first case, and outside the sheets, second case. So we have an arrangement of 2 parallel plane sheets. I'm going to make the figure. Here we have arrangement of 2 parallel plane sheets. This sheet is positively charged with surface charge density plus sigma. This sheet is negatively charged with surface charge density minus sigma. We have to determine the electric field at 2 positions. Firstly, between the plates, and second this region and this region. All right, so outside region is this much and this much. So firstly, see, for a positive sheet, positively charged sheet of very large dimensions, the electric field lines is always perpendicular to the sheets. All right, एंड इट इज यूनिफॉर्म, क्योंकि बहुत लार्ज शीट है और सभी जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, तो एक दूसरे के पैरेलल अरेंजमेंट खड़ा हो जाता है। यानी इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, आउटवर्ड, यही आउटवर्ड, ठीक है। इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस कैसी होंगी, चूंकि ये निगेटिवली चार्ज है तो फील्ड लाइंस इस प्लेट की तरफ जा रही होंगी, यानी फॉर सेकेंड प्लेट फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स द शीट। और चूंकि देखिए आपको पता है कि जब प्लेन शीट से या इस तरीके कहीं से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं तो वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, यानी ये वाली जो एरोज आपको दिख रही हैं इनका प्रभाव इधर भी होगा, यानी ये फील्ड लाइंस ही आगे बढ़ेंगी। यानी यही अगर मैं कहूं कि इसके द्वारा पैदा किया गया फील्ड E1 है और इसका फील्ड E2 है, ठीक है, तब E1 फील्ड यहां पे भी होगा, यानी ये फील्ड लाइंस बढ़ के इधर भी जा रही होंगी।
ये किसके कारण है? E1 के कारण फील्ड लाइन से, E1 वेक्टर। ये वाली फील्ड लाइन किसके कारण है? E2 के कारण। इसी तरह ये फील्ड लाइन जो अंदर की ओर जाती आपको दिख रही हैं, ये वाली अगर पीछे बढ़ाए तो ये सेकंड वाले शीट के कारण यहां पे कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी। ये किसके कारण है? E2 के कारण। ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो बाकी सारी को इरेज करके केवल एक फील्ड लाइंस इंडिकेटिव के लिए हम अपने रख लें। अंदर आपने देखा दोनों ही सेम डायरेक्शन में थी। ये किसके कारण है? E1 के कारण, E2 के कारण। ठीक है, यहां पे ये E2 के कारण है, ये वाला E1 फील्ड लाइन, E1 के कारण की फील्ड लाइन। अब देखिए यहां पे फील्ड लाइन जो बनी, इट इज फॉर E2 एंड दिस वन इज फॉर E1। तो हम 3 पॉइंट्स मान लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अब आप देखिए पॉइंट A पे E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एट, इसको मैं रीजन 1 कह देता हूं, रीजन 2, रीजन 3। इन रीजन 1, ठीक है, फर्स्ट वाले में रिजल्टेंट E विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लीजिए अगर हम कह दें कि E1 बड़ा है देन इट इज E1 माइनस E2 होगा। यहां स्पेस छोड़ के इन रीजन 2, सेकेंड रीजन में रिजल्टेंट, ये हम थर्ड को पहले ले लेते हैं। थर्ड रीजन में भी अपोजिट है तो रिजल्टेंट E जो होगा ये वाला, इसको मैं E1 नाम दे दूं, इसको E3 नाम दे दूंगा। E1 माइनस E2 क्योंकि अपोजिट है फर्स्ट और थर्ड रीजन में। नाउ सेकेंड रीजन में रिजल्टेंट क्या होगा? E2 नाम दे दिया। क्या है देखिए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 और E2, then it is E1 plus E2. Now this we have a generalized relation. Now हमें क्या दिया है कि सिग्मा दोनों में सेम है, बस उसकी पोलैरिटी काम का है। हमको पता है फॉर इनफाइनाइट शीट्स E is equals to how much? E कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहले केस में भी E1 भी यही होगा और यही हमारा E2 होगा, लेकिन यहां पे E2 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो गया E2, ये हो गया E1। ठीक है, पोलैरिटी के साथ होता है। ये जब हमको इतना मिल गया, अब हम इसी वैल्यूज को उठा के जब यहां रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, यहां कैसे देखिए पोलैरिटी, ये तब जब मैंने यहां माइनस साइन ऐड कर लिया वेक्टर में तो वहां लगाने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहां पे जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये E1 माइनस E2 हो जाएगा 0। इस वाले में भी यही केस, रिजल्टेंट फॉर थर्ड इट इज 0। लेकिन ये जो सेकेंड वाला है इसमें क्या वैल्यू आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये हुआ हमारा थर्ड रीजन में और फर्स्ट रीजन में।
आउटसाइड और ये है हमारा इनसाइड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यूज आ रही है बताती है कि रीजन जो बीच में है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, एकदम स्ट्रेट लाइंस रहेंगी यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे रीजन में जीरो होगा। अब एक और चीज है कि जब हम मान लीजिए इसकी कंडीशन क्या है, हम क्या इसके बीच की दूरी, प्लेट्स के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट? कहीं नहीं, इसमें डी नहीं दिख रहा, इट मींस इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शीट्स। लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है कि शीट की जो डायमेंशन है, खुद की जो उसकी जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो इनके बीच की दूरी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होना चाहिए, बस इतनी सी बात। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this is our next question. This one is asked in CBSE 2018. A point charge of Q is at a distance d by 2 directly above the center of a square of side D. Use Gauss law to obtain the expression for the electric flux through the square. Alright, here we have a square. A charge Q is placed just above the square. It is perpendicular from the center of the square. So it is in the middle of the square, just above the surface of the square with distance d by 2. ये ऊंचाई d by 2, ठीक है। स्क्वायर की डायमेंशन है d, alright. So we have to calculate the electric flux through the square. Alright, एक स्क्वायर, इस स्क्वायर से, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो गॉस लॉ किसी गॉसियन सरफेस को एज्यूम करने को कहता है जिससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट किया करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, अगर हमने इस क्वेश्चन को समझिएगा, अभी इसमें एक पार्ट और है उसको भी हम देखेंगे, पहले फिलहाल d by 2 ऊंचाई में है, d इसकी डायमेंशन। हमने क्या किया, इस स्क्वायर को क्यूब बनाया 3 डायमेंशन, ठीक है, ऐसा क्यूब बना लीजिए। अब आप सोचिए एक बंद क्यूब के अंदर आधी ऊंचाई पे, क्यूब की आधी ऊंचाई पे, मतलब अगर क्यूब यहां तक है तो कहीं बीच में यहां कहीं पे ये आपका चार्ज क्यू रखा है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, चार्ज अंदर रखा हुआ है। ऑलराइट, सो वी विल अप्लाई गॉस लॉ। सो फर्स्टली फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ हम क्या यूज कर रहे हैं, हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। किसी भी 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस के सेंटर से जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो सॉलिड एंगल आप ऐसा समझिए कि अगर हमने ये सरफेस एक सरफेस बनाया, सर्किल है, ये पूरा सरफेस है, ये किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है इस पूरे 3D से, ये मतलब ये 2 डायमेंशनल। अगर इसको 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऐसा समझे कि एक स्फीयर है तो वो सेंटर पे चारों तरफ जितना एंगल उसका टोटल जुड़ता है उसके सेंटर से, ये एंगल एक सॉलिड एंगल होता है यहां, ठीक है। अगर इस सरफेस से यहां तक की रेडियस जो है इट इज आर, या डिस्टेंस जो है, जिसको एक बड़े बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा मान सकते हैं सरफेस का, ये आर डिस्टेंस में है और इसका एरिया ds है। ds एंगल, ds एरिया का जो कोई एक कट है वो किसी सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, ये होता है, अगर हम कहते हैं सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा, देन दिस इज इक्वल्स टू, या छोटा एंगल कहते हैं कि दिस एंगल इज डी ओमेगा, ये सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू ds बाय आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है अपनी ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ds बाय आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम एक अलग अलग इस कॉन्सेप्ट में हम ये देखें कि ये जो सरफेस हमारा है, एक स्क्वायर सरफेस कितना, ये टोटल कितना एंगल बनाता है
कोई भी एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल सॉलिड एंगल बनता है इट इज 4 पाई। टोटल एंगल कितना होता है 4 पाई। जैसे कि एक सर्किल के जो कंप्लीट एंगल होता है इट इज 360 डिग्री, वैसे ही एक स्फीयर या कोई एक क्लोज सरफेस 3 डायमेंशनल एंगल जो बनाएगा इट इज 4 पाई। तो इस पे बनने वाला, सेंटर पे बनने वाला टोटल एंगल जो होगा वो हम लिख लेते हैं सॉलिड एंगल फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ द एज्यूम्ड क्यूब, जो हमने अभी माना है क्यूब, इट इज इक्वल टू 4 पाई। ये सभी ये 6 फेसेस को मिला के जितना एंगल बना, 6 फेसेस होंगी क्यूब की, 6 को मिला के अगर हम एक फेस की बात करें, सो सॉलिड एंगल मेड बाय वन सरफेस, या जिसको हमने एक स्क्वायर कहा है, इट इज इक्वल टू 4 पाई बाई 6। ये होगा इक्वेशन 1। एक सरफेस 4 पाई बाई 6 एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, गॉस लॉ लगाते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। लेकिन ये जो फाई है ये किसके बराबर होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए के सरफेस, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। जब हम इसको ऐसा सॉल्यूशन ले रहे होंगे तो डीए को हमने एक छोटा सरफेस यहां कट किया, मान लीजिए एक छोटा सरफेस डीएस कट किया, सो वी कैन से इट इज नॉट डीए इट इज डीएस, ई डॉट डीएस। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको, अगर चूंकि किसी भी समय में ई और डीएस के बीच में एंगल 0, तो ई डीएस हम कह सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई डीएस, ई जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बाई, और इसी को हम फाई लिख लेते हैं, फाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के फाई लिख लेते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के फाई यूज करते हैं, क्योंकि हमको तो ये निकालना है, क्यू बाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस डीएस, और ये किसके बराबर, फाई के बराबर। अब देखिए ये क्लोज इंटीग्रल भी है, ठीक है। अब देखिए ds बाई यहां से जो फाई होगा इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल ds बाई आर स्क्वायर, और ये ds बाई आर स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया क्या लिख सकते हैं, हम इसको d ओमेगा लिख सकते हैं, यानी ds बाई आर स्क्वायर को मैं सीधे सॉलिड एंगल लिखूंगा। उस पर्टिकुलर मान लीजिए छोटा सा सरफेस दिए थे ds, ये कितना एंगल सेंटर में बना रहा है, d ओमेगा फॉर क्लोज सरफेस। ये d ओमेगा टोटल कितना है, एक स्क्वायर के लिए, केवल एक स्क्वायर के लिए, पूरे के लिए नहीं, ठीक है, एक स्क्वायर के लिए हम यहां लिख लेते हैं फॉर 1 स्क्वायर इट इज 4 पाई बाई 6, यहां रख दे, तो फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड इट इज 4 पाई बाई 6 फॉर 1 स्क्वायर। तो अब आप देखिए 4 पाई कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया मैथमेटिक्स के थ्रू। अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएं तो हम ये कह सकते थे कि एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने ये माना, क्योंकि ये एक क्लोज सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम गॉस लॉ इट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें केवल एक सरफेस से चाहिए, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को 1/6 कर दे, तो वो वहां से भी हम कह सकते थे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कैलकुलेट करने का तरीका हुआ क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वहां हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी का एक एंसिलरी क्वेश्चन इसमें और एडेड था, जो यहाँ पे अभी मैंने नहीं लिखा है। इसमें नेक्स्ट पार्ट था कि अगर हम इस स्क्वायर की डायमेंशन को डबल कर दें, यानी d की जगह 2d कर दें, और ये जो ऊंचाई चार्ज जो सरफेस था d/2 पे था, इसको अगर हम चार्ज d पे रख दें, यानी इसको भी डबल कर दें, तब क्या होगा,
तब इसमें से फ्लक्स कितना होगा। देखिए जब हमने D को 2D किया और D/2 को D किया तब फिर से तो चार्ज सेंटर पे ही आ गया इस क्यूब के, यानी फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी Q/6ε0। तो वो क्वेश्चन भी आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2018 तक के क्वेश्चंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू।